नमस्ते। मैं दयानंद अवस्थी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई एवं के.एम. अग्रवाल कॉलेज कल्याण का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला में वर्चुअल माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मेरा विषय है भारत की जनजातीय संस्कृति एवं उनके हितार्थ शासकीय प्रयास। भारत में जनजातियाँ जिनका वितरण किस प्रकार से है, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। उससे पूर्व मैं उनकी एक भूमिका बताना चाहूँगा। जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य देवी देवता होते हैं। वे अमूल प्रकृति पूजक होते हैं। भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, तो दूसरी ओर इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। मसलन आदिवासी, आदिम जनजाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि। हालांकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक अन्य स्रोत निग्रेटो प्रजाति भी है, जिनके वंशज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियाँ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिए भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती है। वर्तमान में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ साथ संस्कृति का वैविधीकरण देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की स्थिति का जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से लिया जा सकता है। मैं उनके भौगोलिक वितरण को लेकर के कुछ पॉइंट्स रखूंगा। भारतीय जनजातियों के भौगोलिक वर्गीकरण में भारत में विस्तृत क्षेत्रफल और भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण सभी जनजातियों का जीवन समान प्रकृति का नहीं है। उनमें भौगोलिक पृथकता के अतिरिक्त संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी महत्वपूर्ण विभिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार अनेक आधारों पर इन जनजातियों का वर्गीकरण करके इनकी वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। जनजातियों का भौगोलिक वितरण। भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जैसे उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। अगर हम बात करें मध्य क्षेत्र की, तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य क्षेत्र दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्य इस क्षेत्र में आते हैं, जहाँ भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियां निवास करती हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, जहां टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियां बसी हुई हैं। द्वीपीय क्षेत्र में हम देखें तो सेंट्रलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन इत्यादि मिलते हैं, जो कि चर्चा का विषय भी रहने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि हम एक सरसरी नज़र सेंट्रलीज जनजाति पर भी डाल लें। सेंट्रलीज जनजाति में यह जनजाति एक प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनेल द्वीप पर रहने वाली एक निग्रेटो जनजाति है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार द्वीप पर इनकी संख्या 15 के आसपास थी, जहां एक तरफ अंडमान द्वीप में 4 निग्रेटो जनजातियां ग्रेट अंडमानी, ओंगे, ओंज, जारवा तथा सेंटलीज का निवास है, तो वहीं दूसरी तरफ निकोबार में 2 मंगोलॉयड जनजातियां मसलन निकोबारी और शोम्पेन का निवास है। सेंटलीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप सभी अन्य जातियां हैं, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा शोम्पेन,
भारत की विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातियाँ, जैसे हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के रूप में जानते हैं, को शामिल किया गया है। अब हम भाषा के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे। भाषा के आधार पर सभी जनजातियों को निम्नांकित 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें द्रविड़ भाषा परिवार। इस वर्ग की विभिन्न भाषाओं में हम प्रमुख रूप से कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम को सम्मिलित करते हैं। इनसे संबंधित जातियां भारत के मध्यवर्ती और दक्षिण भागों में पाई जाती हैं। कुछ मानव शास्त्रियों का विचार है कि द्रविड़ भाषा भाषी जनजातियां ही सबसे अधिक प्राचीन और भारत की मौलिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। डॉक्टर मजुमदार ने टोडा, मालेर, ओरांव, खोड़, मालसर, कादर, इरुला तथा साउरा जनजातियों को इनका विशेष प्रतिनिधि माना है। इसके अतिरिक्त भू, गोंड तथा पनियन जनजातियां भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। आस्ट्रिक भाषा परिवार, जो द्वितीय भाषा परिवार है, इसके तहत हमें भाषाई आधार पर हम इसे यदि वर्गीकृत करें तो भाषाई जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रेलाइड शाखा से जोड़ा जाता है। मुंडा, कोल, संथाली, हो, खरिया, गारो, खासी और भूमि भाषाएं इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इन्हें बोलने वाली जनजातियां बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में स्थित हैं। कुछ भाषा भाषी क्षेत्र में मुंडा भाषी बोलने वाले जनजातियों की उपलब्धता है। इन्हें भारत का प्राचीनतम निवासी भी भाषा शास्त्री मानते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इस भाषा का प्रमुख संबंध मंगोल अथवा मंगोल प्रजाति से मिश्रित जनजातियों से है। हिमालय के दक्षिणी ढालों, उत्तरी सीमा प्रांतों, उत्तरी पूर्वी बंगाल तथा असम के अधिकतर भागों में रहने वाली जनजातियां यह भाषा बोलती हैं। इस वर्ग की जनजातियों में गारो, कुकी, खासी, मिरी, गलोंग, पासी, पदम, पंगी, मिसनी, खमटी, सिंहपो, लेपचा तथा गलोंग आदि प्रमुख हैं। मानवशास्त्री डॉक्टर मजुमदार का कथन है कि भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण करना अधिक प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण अनेक जनजातियां एक से अधिक भाषाओं को बोलने लगी हैं, जिससे उनकी मूल भाषा के तत्वों का ज्ञात करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से भाषा को केवल एक सहायक आधार रूप में ही लिया जाना चाहिए। अब हम अर्थव्यवस्था के आधार पर इसके वर्गीकरण को समझेंगे। अर्थव्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण विभिन्न जनजातियों के जीविका उपार्जन करने के साधन भिन्न भिन्न होने के कारण भी उन्हें अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यद्यपि अधिकतर जनजातियां खेती से जीविका उपार्जित करती हैं, लेकिन ऐसी जनजातियों की भी संख्या कम नहीं है जो एक से अधिक स्रोतों के द्वारा जीविका उपार्जित करती हैं। इन जनजातियों में खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाली जनजातियों से लेकर उद्योगों में लगी हुई जनजातियां तक पाई जाती हैं। इस आधार पर समस्त जातियों को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। शिकार करने और खाद्य संग्रह को करने वाली जनजातियां या आखेटक जनजातियां भी कहते हैं, पशुपालक जनजातियां, खेती करने वाली जनजातियां एवं विभिन्न उद्योगों और दस्तकारियों तथा कला वैविध्य वाली जनजातियां जो कला से जीविका उपार्जित करती हैं वो हैं। सांस्कृतिक स्तरों के आधार पर हम वर्गीकृत करना चाहेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी विभिन्न जनजातियों का जीवन एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। इस दृष्टिकोण से एल्विन, मजुमदार तथा डॉक्टर दुबे ने जनजातियों को अनेक भागों में विभक्त किया है। एल्विन ने सांस्कृतिक स्तरों को आधार मानकर जनजातियों को 4 श्रेणी में विभक्त किया है। इसमें प्रथम श्रेणी वो हैं जो बिल्कुल आदिम स्थिति में है। यह दुर्गम पहाड़ों, जंगलों अथवा निर्जन स्थानों में रहती हैं। इनका जीवन पूर्णतः सामूहिक और साम्यवादी है। यह प्रमुख रूप से जंगलों को जलाकर खेती करती हैं अथवा शिकार के द्वारा उदरपूर्ति करती हैं और सभ्य मनुष्य को देखते ही डर कर भागती हैं। भारिया, जुआंग और बांदो इसी प्रकार की जनजातियां हैं। दूसरी श्रेणी की जनजातियां यद्यपि अपनी परंपराओं और विश्वासों को स्थायी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन सभ्य समाज के प्रति वे इतनी अधिक सशंकित नहीं रहती। इनमें व्यक्तिगत संपत्ति की भावना पाई जाती है और सभ्य समाज के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। तीसरी श्रेणी की जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। यह कुल जनजातीय जनसंख्या के लगभग 60% भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन जनजातियों के सदस्य कृषि करते हैं और जीविका उपार्जित करने के लिए नगरों अथवा आसपास की बस्तियों में जाते हैं। आधुनिक संस्कृतियों के निकट संपर्क में आने से इनके विश्वासों, धर्म, प्रथाओं और परंपराओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। चौथी श्रेणी की जनजातियों को वेरियर एल्विन ने कुलीन जनजातियां कहा है, क्योंकि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया
और ऐसी जनजातियों में नागा, भील, भिराला आदि प्रमुख हैं। अब हम जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान को भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसमें संविधान में विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं तथा अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध दिए गए हैं। यद्यपि इन कानूनों के परिपालन में अपेक्षित गति न होने के कारण कालांतर में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रत्येक आदिवासी बहुल राज्य में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं उप योजनाओं का गठन किया गया है, जिसमें परियोजना प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। इन जनजातियों की चर्चा करते हुए हमें विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजीज या अति संवेदनशील आदिम जनजाति समूह के बारे में जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार की जनजातियां होती हैं और ये राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा वह आदिवासी समूह होता है जिनकी वन प्रांतर से आखेट व संग्रहण के माध्यम से जीविका होती है। इनकी साक्षरता दर अत्यंत न्यून होती है, जन्म दर न्यून होती है या स्थिर होती है। ये आदिम कृषि तकनीक का प्रयोग करती हैं और तथा इनकी जीविका आधारित जो अर्थव्यवस्था होती है वो विशेष पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजीज संवेदनशील आदिम जनजाति समूह की घोषणा करने में मददगार है। इसका सृजन भिवार आयोग की रिपोर्ट 1960 के आधार पर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के विकास दर में असमानता थी। इस हेतु विशेष पिछड़ी आदिम जनजातियां चिन्हित होना आवश्यक है। भारत में वर्तमान में 75 विशेष पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजीज पाई जाती है और पूरे भारत में आदिम जनजातियों की जो संख्या है वह 705 है। आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल तो कर लिया है, लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिए पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियां आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही हैं और कई समस्याओं को झेल रही हैं। हमें इनके विकास के लिए कुछ बिंदु मैंने रखे हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं या अन्य NGOs के द्वारा किए जा रहे हैं, वह मैं आपसे इस दौरान चर्चा कर रहा हूँ। भारत में जनजातीय विकास के प्रयासों को मुख्य दो भागों के आधार पर देखा जा सकता है। पहला था कि ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय विकास, दूसरा स्वतंत्र भारत में जनजातीय विकास। ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय विकास इस काल में भूमि तथा जंगल को अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया था। जनजातीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, जिससे जनजातियों के हृदय में अपने शोषकों तथा उत्पीड़कों के खिलाफ विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हुई। उसी प्रज्वलित अग्नि ने जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन का रूप धारण किया, जिसे देख ब्रिटिश शासन सत्ते में आ गया। हालांकि उन जनजातीय आंदोलनों को सैन्य बल द्वारा शांत कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश शासकों को मजबूर होकर जनजातियों के बारे में सोचना पड़ गया। जनजातियों के विकास के अभिगमन एवं नीतियाँ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर जनजाति के विकास के लिए अनेकों नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में जनजातियों के विकास के लिए जिन उपागमों को अपनाया गया था वह था पृथक्करण एवं सात्मीकरण। शुरुआत में अंग्रेजों ने जनजातीय विकास के लिए पृथक्करण नीति को अपनाया। उनका इस नीति को अपनाने के मुख्य दो कारण थे। जनजातियों को अलग रखकर शासन करना, क्योंकि ये अत्यंत सरल थे तथा इनमें विद्रोही प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती थी। जनजातियों में अधिकारियों के प्रति अभिरुचि का कम होना तथा बाहरी लोगों से न जुड़ पाना अंग्रेजों के लिए शासन करने में मददगार साबित हो रहा था। अगर जनजाति सभ्य समाज के संपर्क में आते हैं तो उनमें भी धीरे धीरे आंदोलन की चिंगारी सुलगने लगेगी, इसलिए उन्हें पृथक्करण करके रखा गया और बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सका। जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। यदि हम संविधान के पन्नों को देखें, जहां एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की भी रक्षा करता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो सके, इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई है।
संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों को विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों से अन्य भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर देखती है, जिसमें शामिल है सरकारी सहायता, अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, मसलन छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराने इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं पहल का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी, वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% बढ़ गई है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था दी गई है। हालांकि कई राज्य सरकारों ने भी विशेष पिछड़ी जनजातियों को सीधे शासकीय नौकरी देने के भी प्रयास किए हैं। हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की दरकार है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा से आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जो विशेष केंद्रीय सहायता तथा अनुदान दी गई है और उप योजनाओं के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को जनजातीय विकास हेतु किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए जो विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, इस सहायता का मूल प्रयोजन उनकी पारिवारिक आय सृजन करना, निम्न योजनाओं जैसे कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन शिक्षा, सहकारिता, मत्स्य पालन, गांव लघु उद्योगों का न्यूनतम आवश्यक संबंधी कार्यक्रम लागू करना है। जनजातीय विकास हेतु परियोजनाओं की लागत को पूरा करने तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों को बराबर लाने के संविधान में अनुच्छेद 275 में एक व्यवस्था दी गई है। इसमें आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु निधियों के कुछ हिस्से का प्रयोग किया जाता है। आदिम जनजाति समूह पीबीटीजीज के विकास की योजनाएं 17 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि हेतु पूर्व तकनीक, कम साक्षरता दर या स्थिर आबादी के आधार पर 75 आदिम जनजाति समूह को रूप में पहचाना जा चुका है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। आदिम जनजाति के लिए इनके विकास के लिए 1998-99 में संपूर्ण विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई। यह योजना बहुत लचीली है। इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि समीकरण विकास, कृषि भूमि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि शामिल किए गए। 2007-08 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए संबंधित राज्य सरकारों ने संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षणों के आधार पर व्यापक दीर्घकालिक संरक्षण और विकास सीसीडी योजना पीटीजी हेतु तैयार की गई। इन योजनाओं में राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रयास के बीच तालमेल हेतु परिकल्पना की गई तथा इनके शोध के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, जो अभी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा में जनजातीय अनुसंधान संस्थान स्थापित है। यह संस्थान राज्य सरकारों को योजना संबंधी जानकारियां जैसे अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन, आंकड़ों का संग्रहण, प्रथागत कानून का संहिताकरण तथा प्रशिक्षण, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। इनमें से कुछ संस्थानों का संग्रहालय भी है जिसमें जनजातीय कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। मानव संग्रहालय भी इसी के तहत आता है। अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा हेतु उनके बेहतर आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास योजना तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत निर्माण कार्य हेतु राज्यों को लागत का 50% तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 1999-2000 के दौरान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को 29 तथा 2000-2001 के दौरान
11 लड़कियों के छात्रावास के निर्माण हेतु निधियां निर्मित की गई। लड़कियों हेतु छात्रावास योजना के अनुसार ही लड़कों के लिए भी छात्रावास योजना 1989-90 में शुरू की गई थी। वर्ष 2000-2001 के दौरान 15 लड़कों के छात्रावास के निर्माण हेतु निधियां की गई। इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र में आश्रम विद्यालय खोले गए हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित यह योजना 1990-91 में संबंधित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 50% एवं 100% आधार पर केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वर्ष 1999 और 2000 के दौरान 36 आश्रम विद्यालयों के निर्माण हेतु निधियां निर्मुक्त की गई थी। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। यह परियोजना का उद्देश्य यह है कि इनमें जो पारंपरिक और आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानों तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है, जिससे वो लाभकारी रोजगार हासिल कर सकेंगे या स्वरोजगार कर सकेंगे। यह योजना 100% अनुदान उपलब्ध कराती है तथा इसे राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना में वित्तीय मानदंड तय हैं, कोई निर्माण लागत प्रदान नहीं की जाती है। एनजीओ के प्रस्तावों को राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना चाहिए तथा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय कल्याण विकास विभाग के प्रधान सचिव या सचिव की अध्यक्षता में गठित स्वैच्छिक प्रयासों के समर्थन हेतु राज्य समिति की सिफारिश अनिवार्य है। जिस वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव भेजा गया है, केवल उसी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य समिति की सिफारिशें वैध होंगी। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण यह मंत्रालय की जेंडर आधारित योजना है। इस योजना का उद्देश्य पहचाने गए जिले एवं ब्लॉकों में जनजातीय बच्चियों को 100% नामांकन की सुविधा के माध्यम से विशेषतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तथा आदिवासी जनजातीय समूह की आबादी वाले क्षेत्रों में सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच शिक्षा के स्तर के अंतर को समाप्त करना तथा शिक्षा के अपेक्षित परिवेश के सृजन द्वारा प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा छोड़ने की दर को कम करना है। यह योजना इस तथ्य को स्वीकारती है कि जनजातीय लड़कियों की साक्षरता दर में सुधार आवश्यक है, जो उन्हें प्रभावी ढंग से सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेने हेतु सक्षम बनाएगी। इस योजना में 12 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 54 पहचाने गए जिले शामिल हैं, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% या उससे अधिक है तथा 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 35% या उससे भाग से कम है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 54 जिलों के अलावा अन्य जिलों में मौजूद जनजाति ब्लॉक या खंड जहां की जनजातीय आबादी 25% या उससे अधिक हो तथा जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर 2001 जनगणना के अनुसार 35% या इसके भाग से कम हो, को भी शामिल किया गया है। यह योजना पीवीटीजी क्षेत्रों में भी कवर करती है तथा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देती है। यह योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के गैर सरकारी संगठनों तथा स्वायत्त समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों के साथ जुड़े छात्रावासों के संचालन तथा रखरखाव की परिकल्पना की गई है। जहां ऐसे विद्यालयों की सुविधाएं नहीं हैं, ऐसी स्थिति में इस योजना में आवासीय तथा विद्यालय शिक्षा सुविधा के साथ एक पूर्ण शैक्षिक परिसर स्थापित करने का भी प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को बढ़ावा देने हेतु इस योजना में शिक्षण, प्रेरणा एवं आवधिक पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। यह योजना निर्माण लागत प्रदान नहीं करती, इसमें तय वित्तीय मानदंडों का प्रावधान है। योजना में 100% नामांकन सुनिश्चित करने, शिक्षा छोड़ने की दर को कम करने, रोग निरोधी एवं स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करने तथा गैर सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की निगरानी आदि जैसे विभिन्न कार्य हेतु जिला सहायक एजेंसियां, जो गैर सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठनों का संघ है, की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। एनजीओ के जो प्रस्ताव आते हैं उन्हें अलग से इसमें शामिल किया जाता है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड, यह एक शासन द्वारा प्रस्तावित एक अलग योजना है, जिसमें जनजाति समुदाय को उनके लघु वनोपज और लघु वन उत्पाद के लिए विपणन सहायता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उन्हें शोषक, निजी व्यापारियों एवं बिचौलियों से बचाने के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत कार्यरत यह एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सहकारी संस्था है। इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 99.98 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 99.75 करोड़ रुपए और बाकी 0.23 करोड़ रुपए का योगदान अन्य शेयरधारकों का है। अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग, वंचित और सुविधाहीन परिवारों से आने वाले
जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कोचिंग की एक सुविधा प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए एक से अधिक स्तरों पर खेल के मैदानों को बढ़ावा देने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए बेहतर मौके देने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय वंचित अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थानों योजनाओं का समर्थन करता है, ताकि वो सफलतापूर्वक नौकरियों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में प्रवेश के सक्षम बन सके। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं, यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे सीडीएस, एनडीए आदि, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, व्यवसाय प्रशासन, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बीमा कंपनियों आदि के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वर्ष 2007-08 के दौरान योजना के वित्तीय मानदंडों को संशोधित किया गया है। यह योजना कोचिंग अवधि के लिए प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्र को 1000 रुपये का मासिक वजीफा और बाहरी प्रत्येक अनुसूचित जाति के छात्र को 2000 रुपये का भोजन व्यवस्था अस्थायी आवास शुल्क कवर करती है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को जो सहायता अनुदान मिलता है, उसमें इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, कृषि उद्यान उत्पादकता, सामाजिक सुरक्षा आदि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और कम सेवा वाले आदिवासी क्षेत्रों में इन सेवाओं के अंतर को समाप्त करने, सामाजिक आर्थिक उत्थान और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए परिवेश प्रदान करना है। कोई अन्य नया सामाजिक आर्थिक विकास या अनुसूचित जनजातियों की आजीविका सृजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव को भी स्वैच्छिक प्रयास माना जाता है। इस योजना के तहत मंत्रालय 90% अनुदान प्रदान करता है और 10% लागत गैर सरकारी संगठनों को स्वयं के अनुदान पर प्राप्त करना होता है। यह योजना आवासीय विद्यालयों, गैर आवासीय विद्यालयों एवं 10 या उससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, मोबाइल औषधालयों, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र आदि जो इस योजना के तहत कवर होते हैं में इन योजनाओं को प्रदान करती है। यह तय वित्तीय मानदंडों को भी निर्धारित करता है। यह योजना कोई भी निर्माण लागत प्रदान नहीं करती है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, इस योजना को उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थान है, उसमें मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, तकनीकी, गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा दूरस्थ एवं सतत शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता है। यह योजना राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। मौजूदा छात्रवृत्ति मूल्य में रखरखाव भत्ता, दृष्टिहीन छात्रों का पाठक प्रभार, अध्ययन दौरे का शुल्क, शोध प्रबंध की टाइपिंग, मुद्रण शुल्क, पत्राचार पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु पुस्तक भत्ता तथा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क प्रभार शामिल किया गया है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों हेतु पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रति माह रखरखाव भत्ता 235 से 740 रुपये तथा दिवसीय छात्रों हेतु 140 से 330 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1/4/2007 से दोनों छात्रवृत्तियों में माता पिता तथा शिक्षकों को निर्धारित वार्षिक आय की उच्चतम सीमा 1 लाख है। आय की उच्चतम सीमा को औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन, जो अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का उन्नयन करना है। सुधारात्मक प्रशिक्षण का प्रयोजन विभिन्न विषयों में कमी को दूर करना है, जबकि विशेष प्रशिक्षणों में इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विषयों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना शामिल है। यह योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। प्रति छात्र प्रति वर्ष 15,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों को कोई भी वित्तीय बोझ का वहन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के दृष्टिहीन छात्रों हेतु प्रति माह 100 रुपये का पाठक भत्ता भी दिया जाता है। शैक्षिक संस्थान के परिसर के भीतर छात्रावास में न रहने वाले विकलांग छात्रों के लिए प्रति माह 50 रुपये का परिवहन भत्ता इसमें दिया जाता है। राज्य संघ क्षेत्र प्रशासन या शैक्षणिक तथा प्रबंधित छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को प्रति माह 100 रुपये की विशेष वेतन ग्राह्य है, जो छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से विकलांग छात्र की इच्छा से मदद करने को तैयार हो या उस छात्र को एक सहायक की सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों होती छात्रावास के बारे में हमने चर्चा की। छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में हमने चर्चा की। अब उनके लिए जो विशेष छात्रवृत्ति योजना है, अध्येतावृत्ति योजना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह है राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना।
जिसे RGNF भी कहते हैं। यह योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत MPhil एवं PhD कर रहे छात्रों की अध्येता वृत्ति प्रदान की जाती है। अध्येता वृत्ति की अधिकतम अवधि 5 साल है। हर साल अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 667 अध्येता वृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना जनजाति मंत्रालय की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कोई भी अनुसूचित जनजाति का छात्र जिसने अपनी स्नातक UGC स्वीकृति विश्वविद्यालय से की हो, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। प्रति छात्र इसमें 8,000 रुपये प्रति माह JRF के लिए दिया जाता है और सीनियर फेलोशिप के लिए 9,000 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी हेतु आकस्मिक भत्ता प्रारंभिक 2 वर्षों हेतु 10,000 तथा शेष कार्यकाल हेतु 20,500 रुपये प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त विज्ञान हेतु आकस्मिक भत्ता प्रारंभिक 2 वर्षों हेतु 12,000 और शेष कार्यकाल के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्र पारी छात्रवृत्ति योजना है। यह योजना इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम, PhD और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम स्तर के प्रतिभाशाली अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो आदिवासियों के हित के लिए जो नियम बनाए गए हैं, यह इसलिए बनाए गए ताकि जनजातियों की, आदिवासियों की स्थिति सुधरे। विकास खंडों में या तहसील स्तर पर इनके कार्यालयों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है और इस क्रियान्वयन के माध्यम से जनजातीय समुदाय को इसका लाभ लगातार मिल रहा है। प्रशासन ये हमेशा प्रयास करता है कि विभिन्न जनजातियों के लिए समय समय पर कार्य किया जाए। उनके लिए बनाई जाने वाली योजनाएं जो जैसे माडा क्षेत्र हैं, क्लस्टर हैं, विशेष जनजाति समूह हैं, इनके लिए वार्षिक बजट का प्रावधान किया जाए और इनकी विकास के लिए योजनाएं संचालित की जाए। मैं कुछ विशेष जनजाति क्षेत्र के लिए जो योजनाएं हैं उन्हें मैं पढ़ना चाहूँगा। इनमें से अनुसूचित जनजाति बुक बैंक के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है। बालिका के छात्रावास, बालक छात्रावास, आश्रम स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान में प्रशिक्षण, सूचना एवं संचार के लिए प्रयास, राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार, उत्कृष्टता केंद्र, अनुसूचित जनजाति के लिए भारतीय प्रकृति व अंतर्राज्यीय प्रकृति सहायक परियोजनाएं, जनजातीय उत्सवों का आयोजन, जनजातियों द्वारा पर्यटन का आमंत्रण, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, सूचना प्रौद्योगिकी और पूर्वोत्तर के लिए एक मुफ्त प्रावधान। इसके अतिरिक्त अब हम विश्व बैंक परियोजना और आदिवासी क्षेत्रों में विकास के जो कार्यक्रम में सुधार ला रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं। गौड़ वन उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के माध्यम से गौड़ उत्पादों MSP की आपूर्ति के लिए गौड़ वन उत्पादों के विपणन के लिए तंत्र विकसित करना भी है। इन सब प्रयासों के बावजूद अब हमें आगे की राह क्या है? हालांकि सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन शासन के कार्यों में और ज़्यादा तब्दीली की जरूरत है। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुंच पाता है, इस रुकावट को दूर करना है। साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया की उदासीनता को खत्म करना है। अमूमन देखा गया है कि जब तक जनजातियों से संबंधित कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक प्रायः मीडिया भी सचेत नहीं होती। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा TV चैनल द्वारा चलाए गए मैं भी भारत कार्यक्रम का जिक्र लाजमी हो जाता है, क्योंकि जनजातीय जीवनचर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कुछ हद तक जरूर भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। वहीं आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनके बीच में पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और स्कूलों में उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें और हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दें, यह भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय एवं चिकित्सकों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए पौष्टिक आहार, विटामिन C की गोलियां और जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में उनका सांस्कृतिक अलगाव, इनको आदिम ललित कलाओं से उनको जोड़ा जा सके। विश्वविद्यालयों की स्थापना, जनजातियों के लिए किए जाने वाले मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उनकी भाषा में हों, उनकी भाषा में उनका समस्या और समाधान निहित हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। रही बात समाज के सदस्यों की, तो सभी आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए
कि वे अपने हितों के साथ साथ जनजातियों के हितों को भी रक्षा करें। जब ऐसा होगा तभी हम सेंटिनेली जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ सकेंगे और उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक है, उनका स्वागत करने में भी हमें हिचकिचाहट नहीं होगी। धन्यवाद।